तो चैप्टर का नाम है कंपनी फाइनल अकाउंट्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। इसमें देखो एक बैलेंस शीट हम लोग को बहुत सारा ट्रांजैक्शन दिया है और एकदम लास्ट में लिखा है प्रिपेयर हीरो लिमिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड and a balance sheet as at date in accordance with Companies Act 2013 in the vertical format along with notes to accounts containing only the significant accounting policies। मतलब कहने का मतलब सिर्फ ये है कि पीएल और बैलेंस शीट बनाओ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं? सबसे पहले बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं, उसके बाद पीएल ड्रॉ होता है। नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं, पहले पीएल बनाओ फिर बैलेंस शीट, पर शेड्यूल 3 में ऐसा नहीं होता। हम लोग पहले बैलेंस शीट बनाते हैं और फिर पीएल बनाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करो। इन द बुक्स ऑफ हीरो लिमिटेड हम लोग बना रहे हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस as at 31st March 2018, particulars, note number और amount। ठीक है, उसके बाद इसका फॉर्मेट कैसा है हम लोग को पता है, पर एक बार पहले ट्रांजैक्शन को गो थ्रू करना होगा कि क्या क्या इसमें हम लोग को बोल रहा है। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पीएल का है डेफिनेटली। कैश एट बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। कैश रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ फिटिंग, लॉन्ग टर्म लोन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जाएगा। इन्वेस्टमेंट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में जाएगा। डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट में। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पीएल। फैक्ट्री क्लोजर कॉस्ट पीएल। फिटिंग फिक्सचर फिटिंग्स टूल्स एंड इक्विपमेंट टेंजिबल एसेट पीएल। रिजर्व्स एंड सरप्लस। परचेज ऑफ इक्विपमेंट टेंजिबल एसेट। परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल इन्वेंटरीज। परचेज नहीं सेल्स, सेल्स जाएगा हम लोग का पीएल में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। शेयर कैपिटल में। स्टॉक इन्वेंट्री में। क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल्स में। डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल्स में। कैपिटल रोमन 1 इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। फिर नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड। फिर स्मॉल रोमन 1 देखे शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर कैपिटल था और हम लोग एक पीएल देखे थे इसलिए रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद आता है हम लोग का नॉन करेंट लाइबिलिटीज। तो 2 नंबर देकर नॉन करेंट लाइबिलिटीज, इसमें आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसके बाद ऐसे आता है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में आता है ट्रेड पेबल्स। अब और इसमें कुछ है या नहीं ये हम लोग कैसे समझेंगे? देखो, एक बार हम लोग को थोड़ा गो थ्रू करना पड़ेगा नीचे के इंफॉर्मेशन को। तो लिखा है द स्टॉक ऑफ, अच्छा इस तरह इतना कॉम्प्लिकेटेड अगर इसको नहीं करना है तो हो सकता है ना यहाँ पे और भी कुछ आ जाए, जैसे शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अगर नीचे पढ़े टैक्स का या डिविडेंड का कोई बात हुआ नीचे, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी आ जाएगा, इसलिए समझो वो एक लाइन उसके लिए छोड़ो। अगर नीचे सोचो आउटस्टैंडिंग या ऐसा कुछ आ गया तो हम लोग को अदर करेंट लाइबिलिटीज भी बनाना पड़ेगा, इसलिए ऑन एन एवरेज 2-3 लाइन छोड़ दो कि नीचे अगर कोई इंफॉर्मेशन दिया हो तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर दें और फिर टोटल लिख लेंगे, पर इतना जगह छोड़कर एसेट शुरू कर देते हैं।
फिर है कैपिटल रोमन 2 एसेट्स, फिर नंबर 1 देके नॉन करेंट एसेट्स, फिर स्मॉल रोमन 1 फिक्स्ड एसेट्स, इसके नीचे ए टेंजिबल एसेट्स। अब इनटेंजिबल जैसा कुछ सुने तो नहीं थे, बट स्टिल नीचे एक बार गो थ्रू कर लो। नीचे हम बता रहे हैं इनटेंजिबल एसेट नहीं है, पर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट तो है, तो रोमन 2 देके नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये हो गया। इसके बाद हम लोग देते हैं नंबर 2 करेंट एसेट्स। यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स तो था क्योंकि डेटर्स था, डेटर्स देखेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल्स लिखेंगे। रोमन 2 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और रोमन 3 हम लोग को एक इन्वेंट्री भी पता था, इसलिए इन्वेंटरीज। इसमें और कुछ नहीं आता है, इसलिए टोटल। यहाँ तक हम लोग का क्लियर है। अब हम लोग को नोट्स बनाना है। नोट बनाने के लिए हम लोग शेयर कैपिटल में लिखेंगे 1, रिजर्व्स एंड सरप्लस में 2, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हम लोग को दिखाना है लॉन्ग टर्म लोन, इसलिए 3, ट्रेड पेबल्स में दिखाना है 4। बट आगे का नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ हुआ तो उसको 5, 6 ये सब देना पड़ेगा, इसलिए 4 तक देकर नोट्स टू अकाउंट्स में जाओ। पर एक चीज याद रहे, इसके बाद जो पेज है इसमें पीएल बनाना पड़ेगा, बीच में ऐसे नोट्स स्टार्ट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ बैलेंस शीट है, यहाँ हम लोग पीएल बनाएंगे, इसलिए ये पूरा नेक्स्ट पेज भी छोड़ दो। थर्ड पेज में जाकर लिखो नोट्स टू अकाउंट्स। इसके बाद हम लोग अगर शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स बना रहे हैं तो ऑथोराइज्ड कैपिटल तो लिखना ही होगा, ये मस्ट है। ये सब में रहे या ना रहे ये फॉर्मेट के अंदर है, ऑथोराइज्ड कैपिटल हम लोग को लिखना होगा। अब हम लोग एक बार सम पढ़ रहे हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। ये ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखा हुआ अगर नहीं रहेगा तो हम लोग डॉट 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 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच कर देंगे। यहाँ पे इशूड कॉमा सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल लिखेंगे, ये लाइन लिखना ही पड़ता है। इसके बाद देखो सम के अंदर जहाँ शेयर कैपिटल लिखा हुआ था वहाँ क्लियरली लिखा है 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप, तो हम लोग भी लिखेंगे 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10 लाख, डबल लाइन देके क्लोज कर देंगे। अब उसके बाद नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स इन सरप्लस में हम लोग का क्या जाएगा, रिजर्व्स इन सरप्लस में ऐसे जाता है पीएल और या फिर कुछ भी। तो ये सम जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग को पीएल तो दिखा, पीएल है हम लोग का 80, बट जब हम लोग अभी पीएल बनाएंगे तो उससे भी नेट प्रॉफिट निकलेगा ही, मस्ट है, या फिर नेट लॉस निकलेगा, तो यहाँ पर उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एक बार नीचे थोड़ा सा पढ़ो एडिशनल इंफॉर्मेशन। The stock at 31st March 2015
was estimated to be worth 2 lakh। तो ये तो क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का कहाँ जाता है? इन्वेंट्रीज में। तो ये तो सिंपली इन्वेंट्रीज में चला जाएगा। नंबर 2 में लिखा है फिक्सचर, फिटिंग, टूल्स एंड इक्विपमेंट ऑल रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। Depreciation is charged at a rate of 20% per annum on cost. A full year's depreciation is charged in the year of acquisition, but no depreciation is charged in the year of disposal. ठीक है, ये भी जो भी है tangible asset से related है। During the year, the company purchased equipment। अब ये भी जो पूरा 3 नंबर पॉइंट है, ये भी tangible asset से related है। हम लोग ढूंढ रहे हैं कुछ liability में अगर करना है तो। The average income tax is 50%। जैसे ही हम लोग को इनकम टैक्स वर्ड मिला, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस ऐड कर देंगे। जैसे ही टैक्स वर्ड मिलेगा, यहाँ पे आके शॉर्ट टर्म प्रोविजन वर्ड ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ रहे हैं द कंपनी प्रोपोजेस टू पे अ डिविडेंड ऑफ 20% ऑन इक्विटी शेयर। तो वो भी हम लोग का शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ही आता है, इसके लिए अलग से कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग का बात आ रहा है। अच्छा, अब ये पूरा कर लेने के बाद हम लोग यहाँ पर नंबरिंग कर सकते हैं। तो टेंजिबल एसेट को देंगे 6, ट्रेड रिसीवेबल्स को 7, इसको 8 और इसको 9। इतना करने के बाद अब पीएल बनाने जाएंगे। पीएल का फॉर्मेट हम जबकि फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, इसको लर्न करना होगा। लिखो प्रॉफिट एंड लॉस इसमें हम लोग लिखते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और उसी को परचेज भी कहते हैं। दूसरा आइटम है चेंज इन इन्वेंट्रीज। फिर लिखा जाता है डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन और फिर अदर एक्सपेंसेस। फिर प्रॉफिट आ जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंस करने से, दोनों के टोटल को माइनस करने से प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। उससे हम लोग लेस करेंगे टैक्स, तो हम लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ठीक है,
ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही जो पैट है, इसको पैट कहते हैं, यही हम लोग का पीएल में ट्रांसफर होता है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये नोट नंबर कंटिन्यू होगा, यहाँ पे 9 नंबर तक था, तो अभी यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम लोग 10 देंगे। परचेज बोलकर डायरेक्टली एक फिगर था, यहाँ पे हम लोग 11 देंगे, इसको 12, इसको 13, तो टोटल इसमें 13 नोट नंबर है। अब ये रिजर्व्स वाला चीज तब क्लियर होगा जब हम लोग पीएल बनाएंगे। तो यहाँ पर अप्रोक्स इतना जगह छोड़ दो और नंबर 3 में जाओ और लिखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में इसमें एक ही चीज है जो आ सकता है, दैट इज लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन का फिगर कितना है? 70। ये सारे फिगर्स लैक्स में है, 30 में है। 70,000 है क्योंकि ऊपर लिख दिया है रुपीज इन थाउजेंड। उसके बाद नंबर 4 में हम लोग का क्या है? ट्रेड पेबल्स। इसके अंदर है सन्ड्री क्रेडिटर्स। 80,000। उसके बाद है नंबर 5, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इसमें हम लोग क्लियर है, प्रोविजन फॉर टैक्स है। पर अगेन ये पीएल से निकल कर आएगा, जो टैक्स का फिगर आएगा वो। तो अभी हम लोग ये प्रोविजन फॉर टैक्स भी बैठा नहीं सकते। और दूसरा है ये प्रोपोज डिविडेंड। प्रोपोज डिविडेंड क्लियरली इंफॉर्मेशन में लिखा है 20% पर इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर हम लोग का कितना था? 10 लाख। 10 लाख का 20%। ये आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है? यहाँ बैठाकर ये टोटल होगा। ठीक है। उसके बाद नंबर 6, टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में हम लोग पास फिक्सचर, फिटिंग्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट था। ये हम लोग के पास कितना था? 680। हम लोग कुछ फर्नीचर परचेज भी किए थे, कितने में? नीचे इंफॉर्मेशन में दिया था नंबर 3 में, ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी परचेज इक्विपमेंट 1,20,000। तो 1,20,000 का हम लोगों ने परचेज किया था। और फिर लिखा था it also sold some fittings which had originally cost 60,000। हम लोग कुछ एसेट को बेच भी दिए थे, पर कितने में बेचे थे? देखो, 60,000 का वो ओरिजिनली था और हम लोग बेचे थे 10,000 में, फॉर विच डेप्रिसिएशन ऑफ 30,000 हैड बीन मेड। तो 60,000 का वो एसेट था, हम लोग उसको 30,000 डेप्रिसिएशन में बेचे हैं, मतलब 30,000 का जब वो वैल्यू में था तब उसको बेचे हैं।
तो लेस सेल ऑफ इक्विपमेंट, हम लोग जब उसका प्राइस था 60,000 पर 30,000 से वो डेप्रिशिएट कर गया था, तो जब उसका वैल्यू था 30,000 तब हम लोग उसको सेल किए थे। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है हम लोग को डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। तो यहाँ के बाद हम लोग करेंगे लेस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन पहले से कितना था सब में देखो, 2,60,000 पहले से डेप्रिसिएशन था। ये हम लोग क्यों वहां से डेप्रिसिएशन ले लिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन का देखो प्रॉपरली वैल्यू दिया है एज ऑन 1/4/14, मतलब ये ओपनिंग डेप्रिसिएशन है। ओपनिंग डेप्रिसिएशन जब भी ऐसे लैंग्वेज में डेट के साथ देता है मतलब वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, मतलब इतना डेप्रिसिएशन उसका जमा किया हुआ था, ये पूरे एसेट पे इतना डेप्रिसिएशन जमा किया हुआ था जो हम लोग अभी तक दिए नहीं है, पर इस साल का अपना और डेप्रिसिएशन होगा, टोटल डेप्रिसिएशन देना है। इतना डेप्रिसिएशन जो पहले से जमा करके रखे थे पर अभी तक दिए नहीं थे, और अभी और डेप्रिसिएशन जो अभी और कैलकुलेट करेंगे, जो भी कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा। अब हम लोग को चाहिए कि कितना होगा, तो क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन होगा 20% पर एनम ऑन कॉस्ट। तो पहले से डेप्रिसिएशन हम लोग का एसेट कितना है, कॉस्ट 6,80,000, 6,80,000। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना होगा, ये डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन क्लियरली हम लोग कहाँ दिखाएंगे, जो पीएल में वो डेप्रिसिएशन का नोट बनाएंगे वहां पर। तो यहाँ पर हम नहीं बता रहे हैं एग्जैक्टली कितना डेप्रिसिएशन आएगा, ये हम वहीं पे बताएंगे। इसके बाद हम लोग को किसका नोट बनाना है, इसके बाद बनाना था, अच्छा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के सामने डायरेक्टली लिख सकते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स का बनाना है 7 नंबर। $7,80,000। इसके बाद 8 में है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जी हाँ, इसके बाद जितना फिगर्स हम लोग निकाल लिए हैं उसको एटलीस्ट बैलेंस शीट में पुट कर दो। दैट इज शेयर कैपिटल में 10 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 70,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब पेबल्स में 80,000, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बुक से ढूंढो सम से, इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख, ट्रेड रिसीवेबल्स में 7,80,000,
तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं पीएल के लिए। तो पीएल के लिए 10 नंबर बनाएंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स। तो यहाँ पे सेल, ये क्या बना रहे हैं हम लोग, ट्रेडिंग और पीएल। ट्रेडिंग बोलकर कंपनीज अकाउंट में कुछ नहीं होता है, वो मर्ज हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग गुड सेल करते हैं उसी को सिर्फ सेल्स में लिखते हैं। कोई एसेट सेल करने से वो बैलेंस शीट में ही आता है, जैसे कि हम इक्विपमेंट से ही लेस करता हुआ सेल को दिखाए हैं। तो यहाँ पे आएगा सिर्फ गुड सेल करना। तो हमने कितने का सेल किए हैं, ध्यान से देखो। हम लोग का क्लियरली यहाँ पे लिखा है नीचे, सेल लिखा है नेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। तो हम लोग का सेल डायरेक्टली यहाँ पे आएगा, सेल नेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। नेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी मतलब उससे एक्साइज ड्यूटी लेस करके ही दिया है। 3 लाख होगा। उसके बाद नंबर 11, 11 में हम लोग को दिया है, अच्छा 10 में यहाँ पे हम लोग बैठा लेते हैं वरना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। 3 लाख यहाँ पे बैठा दिए। परचेज देखो सम में गिवन है 3 हाँ 30। अच्छा, परचेज के लिए कोई नोट नहीं बना रहे थे हम लोग क्योंकि डायरेक्टली परचेज दिया हुआ था। दैट इज 1710 और 000। ठीक है। चेंज इन इन्वेंट्री हम लोग को बनाना पड़ेगा। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कितना था, जो सम में बेसिकली गिवन था। स्टॉक, हाँ 140, तो ये आ रहा है 60,000 नेगेटिव। इसके बाद है 12 में था डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। इतना पहले से डेप्रिसिएशन था। इसके बाद एड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर। और कितना होगा, पहले से हम लोग का डेप्रिसिएशन कितना, एसेट कितने का था, 6,80,000 का पहले से एसेट था। तो 6,80,000 इंटू 20% प्लस हम लोग एसेट, न्यू एसेट को भी खरीदे थे 1,20,000 में। तो उस 1,20,000 के ऊपर भी डेप्रिसिएशन होगा। पर हम लोग कब खरीदे थे ये देखो, सब में लिखा है ड्यूरिंग द ईयर टू 31st मार्च द कंपनी परचेज इक्विपमेंट। जब भी लिखेगा ड्यूरिंग द ईयर तो ये अजम्पशन होता है कि हम लोग 6 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन देंगे। क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर मतलब कभी बीच में खरीदे होंगे। बीच में खरीदना मतलब सिर्फ 6 मंथ्स का ही हम लोग का बचा। तो 6,80,000 इंटू 20% दैट इज 1,36,000 प्लस 1,20,000 into 20% into 6/12 that is 12,000। तो आएगा 1,48,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना है,
4,08,000। ठीक है, अब यहाँ पे आके हम लोग दिखा सकते हैं, यहाँ नहीं भी दिखाएंगे ऐसे टोटल तो चलेगा, पर कर चुके थे इसलिए 4,08,000। अब ये करो, तो बचेगा 3,62,000। हाँ, तो अब चेंज इन इन्वेंट्री में हम लोग बैठा सकते हैं -60,000, डेप्रिसिएशन में 4,08,000, और अदर एक्सपेंस के लिए और नोट बनाना पड़ेगा। तो 13 नंबर में आके अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में सम में जितना एक्सपेंस लिखा है सारा डाल दो। इतना आ गया। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना दिया है? 4,80,000। ये दिया है 102,000। लॉस हम लोग को कितने का होगा? 60,000 का एसेट था जो 30,000 से वैसे भी डेप्रिशिएट हो चुका था, तो उसका वैल्यू था 30,000, पर हम लोग उसको सेल किए 10,000 में, तो 20,000 का हम लोग को लॉस हो गया, क्योंकि उसका वैल्यू था 30,000, सेल कर रहे हैं 10,000 में, इसलिए 20,000 का लॉस हो गया। तो टोटल है 5,30,000। नहीं, 602,000। अब इसको जाके हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे। अब ये पूरा करने के बाद इसको टोटल करो। हाँ, तो डेप्रिसिएशन में हम लोग सिर्फ करंट डेप्रिसिएशन लेंगे 1,48,000, सिर्फ 1,48,000। और उसके बाद अदर एक्सपेंस में और एक आइटम था, फैक्ट्री क्लोजर कॉस्ट। फैक्ट्री क्लोजर कॉस्ट 60,000। तो ये 6,62,000 होगा, ये 6,62,000 होगा। तो अदर एक्सपेंस में यहाँ पे 6,62,000 होगा। तो यहाँ पे 246,00,00 होगा। तो यहाँ पर 5,40,000 होगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 5,40,000। टैक्स का कितना रेट था? 50%, दैट इज 2,70,000। तो हम लोग का प्रॉफिट आएगा 2,70,000। प्रोविजन फॉर टैक्स को यहाँ पे बैठाएंगे तो 2,70,000 आएगा। तो यहाँ पर 4,70,000 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लेस
प्रोपोज डिविडेंड भी करेंगे। प्रोपोज डिविडेंड हम लोग का था 2 लाख, तो ये हम लोग का आ गया 1,50,000। यहाँ पर 1,50,000 और बाकी शॉर्ट टर्म प्रोविजन में 4,70,000। तो टोटल करो। टेंजिबल वाले में यहाँ पे लिख लो 3,62,000। तो 3,62,000 प्लस 2 लाख प्लस 7,80,000 प्लस 2,28,000 प्लस 2 लाख, तो आ रहा है 17,70,000। और जब यहाँ ऊपर को प्लस कर रहे हैं 16,35,000 आ रहा है ऊपर। नहीं, ऊपर भी तो इतना ही आ रहा है। आ रहा है। हाँ, मैच कर रहा है। अच्छा, इलस्ट्रेशन 2 में देखो, पहले इसमें जरूरी है सारे आइटम्स को पढ़ लेना कि एक बार माइंड में रहे कि क्या क्या चीज हम लोग को कहाँ डालना है। तो सेल्स डालना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेज परचेज में ही आएगा, शेयर कैपिटल में जाएगा, लैंड हम लोग का टेंजिबल एसेट। अच्छा, लैंड परचेज इन द ईयर एज स्टॉक, मतलब लैंड हम लोग स्टॉक की तरह खरीदे हैं तो ये इन्वेंट्री में जाएगा। लीज होल्ड प्रीमाइस हम लोग का टेंजिबल एसेट है। क्रेडिटर ट्रेड पेबल्स, डेटर ट्रेड रिसीवेबल्स, डायरेक्टर सैलरी अदर एक्सपेंस में जाएगा। वेजेस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस बताते हैं। उसके बाद सब कॉन्ट्रैक्टर्स कॉस्ट अदर एक्सपेंस में। इक्विपमेंट टेंजिबल एसेट में। ओपनिंग स्टॉक जो दिया हुआ है वो चेंज इन इन्वेंट्री में। पीएल हम लोग का रिजर्व्स एंड सरप्लस। सिक्योर्ड लोन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड ओवरड्राफ्ट फिनेंस कॉस्ट में। इंटरेस्ट नाम का कोई भी चीज फिनेंस कॉस्ट में जाता है। डेप्रिसिएशन में। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस अदर एक्सपेंस में। ऑफिस सैलरी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में सिर्फ वेजेस और सैलरी जाता है, जो दो चीज हम लोग एम्प्लॉइज को देते हैं, दैट इज ओनली वेजेस एंड सैलरी। अब नीचे आ जाते हैं मार्च। अच्छा, इसके बेसिस पे हम लोग एटलीस्ट थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे illustration 2 in the books of Supreme Limited, balance sheet as at 31st March 2015. Particulars, note number और अमाउंट। ठीक है, तो कैपिटल रोमन 1, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, वन देके शेयर होल्डर्स फंड, रोमन 1 शेयर कैपिटल, रोमन 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस, नंबर 2 नॉन करंट लाइबिलिटीज, रोमन 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नंबर 3 करंट लाइबिलिटीज, इसके अंदर रोमन 1 ट्रेड पेबल्स, रोमन 2 शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, रोमन 3
इसमें हमको लगता है टैक्स होगा, इसलिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन होगा। तो यही इसके लिए फिर हम लोग को कुछ जगह छोड़ना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं है होगा कि नहीं। तो फिर लिख दो टोटल, उसके बाद बनाएंगे एसेट्स के लिए। एसेट्स, फिर नंबर 1 नॉन करंट एसेट्स, रोमन 1 देकर फिक्स्ड एसेट्स, स्मॉल ए टेंजिबल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इसमें मेरे को दिखा नहीं था, बट स्टिल अगर अगर आता है तो एक लाइन यहाँ पे छोड़ दो। नंबर 2 करंट एसेट्स, इसमें ट्रेड रिसीवेबल्स, रोमन 2 देके इन्वेंटरीज, कैश और बैंक है या नहीं वो ढूंढो। नहीं, बेसिकली इसमें कैश और बैंक नहीं है, तो भी इतना जगह छोड़ दो, अगर हो गया तो टोटल कर देंगे। अब इसके बाद पीएल, हाँ ट्रेड हाँ, फिर यहाँ पे नाम दे दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2015। ठीक है, अब इसका भी फॉर्मेट तो सेम ही है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। अब इसका फॉर्मेट है पहले इनकम, उसके बाद इसमें सेल्स तो सबसे पहला आइटम ही है, इसलिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये जितना ज्यादा हम लोग सम करेंगे प्रैक्टिस होगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। और इसमें देखो क्या कोई अदर इनकम है हम लोग का, अगर अदर इनकम है तो अदर इनकम का बनेगा, इसमें हम लोग का अदर इनकम नहीं है तो टोटल। फिर कैपिटल रोमन 2 एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, सबसे पहला परचेज, और हम लोग क्या सुने थे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, तीसरा हम लोग सुने थे डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, फोर्थ हम लोग सुने थे फिनेंस कॉस्ट, और हम लोग सुने थे चेंज इन इन्वेंट्री, और लास्ट में अदर एक्सपेंस। फिर टोटल, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी टैक्स है या नहीं ये हम लोग को पता नहीं है, तो नोट बनाना स्टार्ट करेंगे। शेयर कैपिटल में 1, रिजर्व्स एंड सरप्लस में 2, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 3, ट्रेड पेबल्स 4, ये 5। बट आगे और कुछ है या नहीं इसके लिए हम लोग को इतना बनाना होगा पहले। तो लिखो नोट्स टू अकाउंट्स, सबसे पहला शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल,
हाँ, अब तुम लोग पार्टिसिपेट करो, आता है तो आंसर दो। कैपिटल कितना है हम लोग का? मैम 6090। नहीं, 50,000। देखो क्लियरली सम में लिखा हुआ है कि कितना का शेयर है। ये हम लोग को सम में ही गिवन है कि शेयर कैपिटल कितना दिया है, 5 लाख। तो 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, दैट इज 5 लाख। उसके बाद 2 में रिजर्व्स एंड सरप्लस। यहाँ पे ये भी छोड़ना पड़ेगा। फिर नंबर 3, तुम लोग को आंसर आए तो पार्टिसिपेट करके आंसर देना। सिक्योर्ड लोन वाला कौन? अमाउंट अमाउंट भी बोलना। हाँ, अच्छा, इसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, एक बार नीचे जाके देखना होगा कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये सब है या नहीं, मतलब प्रोपोज डिविडेंड ये सब है या नहीं। तो एक बार नीचे के वर्किंग्स को गो थ्रू करो, एडिशनल इंफॉर्मेशन को। On 31st March 2015, stock on hand, including the land acquired during the year, is valued at 7,10,000। ये एसेट को लेकर है। बी में देखो, प्रीमाइस को लेकर बात हो रहा है, मतलब एसेट को लेकर है। सी में भी डेटर्स को लेकर बात हो रहा है। डी में डेप्रिसिएशन। ई में सुप्रीम लिमिटेड सूड शैलो लिमिटेड फॉर सप्लाइंग डिफेक्टिव मटेरियल, इसमें वो किसी को सू किया है। The directors are confident that Shallow Limited will agree to a settlement of 2,50,000। उसके बाद बोल रहा है directors proposed a dividend of 25%। मतलब डिविडेंड है, मतलब शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो होगा। अगर डिविडेंड होते ही हम लोग इतना क्लियर है कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। 6 नंबर। उसके बाद बोल रहा है 1 lakh is to be provided as audit fees. The company will provide 10% of the pre-tax profit as bonus to employees in the accounts before charging the bonus। मतलब टैक्स भी है, इनकम टैक्स टू बी प्रोवाइडेड एट 50% ऑफ द प्रॉफिट। तो इसमें इनकम टैक्स भी है, ठीक है। नंबर 4 देखिए, इसमें अदर करेंट लाइबिलिटीज भी लिख लो। 7, ठीक है।
उसके बाद टेंजिबल में 8, ट्रेड रिसीवेबल्स में 9 और इन्वेंट्री में 10। तो हम लोग 6 नंबर बना रहे हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में सबसे पहला है प्रोविजन फॉर टैक्स। और ये हम लोग को अभी पता नहीं होता है, तो दूसरा लिखेंगे प्रोपोज डिविडेंड। प्रोपोज डिविडेंड कितना दिया है? 25%. 25%। तो 25% ऑफ व्हाट? ये जो इक्विटी शेयर होता है, 5 lakh. हाँ, हाँ. 1,25,000। बट ये टोटल करके उसके साथ लिखेंगे, तो अभी इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद नंबर 7, अदर करेंट लाइबिलिटीज। इसके लिए 2-3 लाइन छोड़ दो, कुछ आएगा बाद में। अभी बना रहे हैं 8, टेंजिबल एसेट्स। हम लोग के पास है इक्विपमेंट, अमाउंट कितना है? 1320. हाँ, तो 1320,000 लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है? 15% है. अच्छा, देखो इसमें डेप्रिसिएशन हम लोग को देने बोला है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में। रिटेन डाउन वैल्यू लास्ट सम में बोला था कॉस्ट पे, इस सम में बोल रहा है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड पे। तो इतना डेप्रिसिएशन तो प्रोविजन का है जो पहले से डेप्रिसिएशन था। अभी और कितना डेप्रिसिएशन होगा? तो हम लोग का एसेट था 13,20,000 का, जिसके बगल में लिख दिया है कि ये कॉस्ट पे है। तो इतना डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इसका हो चुका है। तो आज इसका वैल्यू कितना है? आज इसका वैल्यू बचा है 5 लाख का। तो हम लोग डेप्रिसिएशन 5 लाख पे देंगे। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में जो वैल्यू बचता है उसके ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन देते हैं, दैट इज 75,000। तो आएगा 1,95,000। तो 4,25,000 का एसेट हम लोग का और बचा है। इसके बाद हम लोग के पास लीज होल्ड प्रीमाइस भी है। लीज होल्ड प्रीमाइस कितने का है हम लोग के पास? सबसे पहले है 2,10,000 का। इतना हम लोग के पास स्टार्टिंग में ही है। अब नीचे लिख रहा है द कंपनी मूव्ड टू न्यू प्रीमाइस। हम लोग एक न्यू प्रीमाइस में शिफ्ट हो गए हैं। द प्रीमाइस आर ऑन अ 12 years लीज एंड द लीज प्रीमियम पेड अमाउंटेड टू 2,10,000। और इसके लिए हम लोग पे कितना किए हैं? 2,10,000, जो कि ऑलरेडी गिवन है। फिर बोल रहा है द कंपनी यूज्ड सब कॉन्ट्रैक्ट लेबर ऑफ ₹2 लाख। और ये खरीदने के बाद हम लोग इसके ऊपर लेबर लगाएं। तो जब भी कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं और उसके ऊपर जितना भी खर्च करते हैं खरीदने के टाइम पे, वो सब फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट पे ऐड हो जाता है। ऐसा हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़कर आए कि कोई भी इक्विपमेंट या प्लांट एंड मशीनरी खरीदे और उसके इंस्टॉलेशन के ऊपर जो भी खर्च किए वो उसके कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाता है।
वैसे ही यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी लिए 12 महीने के लीज में, तो उसके लिए हम लोग 2,10,000 पे किए और उसमें सब कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी लगाए, तो वो प्राइस इसमें ऐड हो जाएगा। सब कॉन्ट्रैक्ट लेबर दैट इज 2 लाख। मैम हाँ, इसके बाद बोल रहा है एंड मटेरियल एट कॉस्ट 1,90,000 इन द रीफर्निशमेंट ऑफ द प्रीमाइस, और वो लोग इसके ऊपर कुछ और भी मटेरियल का भी खर्च किया है, तो एड मटेरियल 1,90,000। खरीदने के वक्त एक एसेट में जितना खर्च करते हैं सब उसके कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाता है, तो इसमें आएगा 6 लाख। और हम लोग के पास क्या एसेट है? और हम लोग के पास कोई भी एसेट नहीं है। अब इसके बाद हम लोग बना रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल्स 9 नंबर। अब इसमें क्लियरली लिखा है कि सी नंबर में अ रिव्यू ऑफ द डेटर्स रिवील्स स्पेसिफिक डाउटफुल डेट्स ऑफ 1,75,000 and directors wish to provide these together with a general provision based on 2% of the balance. देखो इसमें क्या किया है, बोल रहा है डेटर्स हम लोग के पास पहले से इतना है और पहले से हम लोग प्रोविजन इतना कैलकुलेट कर दिए हैं, मतलब इतना प्रोविजन तो नेचुरली होता, पर जो बैलेंस बच रहा है उसके ऊपर 2% और हम लोग प्रोविजन क्रिएट करेंगे, और तो इतना बच रहा है, तो इस साल का प्रोविजन कितना है टुगेदर बोला है, मतलब 1,75,000 प्लस 70,000, इतना टोटल इस बार का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ये ट्रायल बैलेंस के बाहर रहता है, तो याद रहे जो हम लोग लैंड खरीदे हैं ए नंबर पॉइंट में दिया है, वो लैंड वाला स्टॉक बचा है 7,10,000, और वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है आधा बना हुआ सामान, तो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स तीनों ही इन्वेंट्री होता है, तो ये टोटल हो जाएगा 14,10,000। उसके बाद फिलहाल अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। इसके बाद हम लोग बनाएंगे 11 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आता है सेल्स, अब जितना फिगर पहले आ गया था उसको हम लोग बैठा लेते हैं।